राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ईरान पर कितना अटैक होगा और अमेरिका का नाम आ रहा है। वहीं मुफ्ती ने जो बयान दिया है कि अमेरिका जहां जहां जाता है वहां वहां तबाही निश्चित है। यानी कि अमेरिका के ऊपर मुफ्ती का जो बयान है उससे लोगों में हलचल है कि हाँ कि यह वाकई में सत्य है कि वेनेजुएला को लेकर हो, रूस को लेकर हो या फिर उस ग्रीनलैंड को लेकर हो, हर जगह ये जो तबाही और ये कब्जा करना, ये क्या मुफ्ती की बातों का असर वाकई में है जो उन्होंने बोला है। तो वहीं पे जो स्टूडेंटों का वापस आना, भारतीयों का यहाँ पे अपने ही देश में ईरान से, ईरान के इतना खौफनाक नज़ारा देख के भारतीयों ने जो बातें कही उससे वाकई में लगता है कि क्या डरावना माहौल वहां का बना हुआ है। आखिर ईरान में खामेनेई को लेकर इतना बवाल, जिसको लोगों ने 47 ईयर्स तक इतना सम्मान, इतना सब कुछ दिया, लेकिन आज वही बेरोजगारी और उन सबको लेकर खामेनेई को के खिलाफ इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों ईरान में जुमे की नमाज में कत्ले आम का फतवा किसने जारी किया? क्यों वहां पे इतना हलचल मचा हुआ? क्यों वहां पे लोग एक दूसरे को मारने के उसमें लगे हुए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप को अली खामेनेई पर जो खबर आई है कि वो सहन नहीं कर पा रहे हैं और वो उनसे सहम गए हैं। अब उनसे जो है युद्ध करने की उसमें नहीं रहे। जिस तरीके से इजराइल और ट्रंप के बीच में जब उस समय पे दोनों मिलकर और ईरान को टक्कर दे रहे थे तो खामेनेई उसमें बड़ी बड़ी जो बातें, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए थे, वो सब उनका फुस हो गया। वहीं ये बात कही जा रही है कि परमाणु बम की धमकी से जो खामेनेई ने दी, उससे क्या ट्रंप सहम गए हैं? उससे क्या ट्रंप डर गए हैं? इस वजह से अब वहां पे ट्रंप अपना इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जैसे लोग वैसी बातें। तो मिडिल ईस्ट में जो ट्रंप ने उतारी अपनी सेना, और सेना उतारने के बाद आज जो कल हुआ ईरान में, यानी कि किस तरीके की तबाही मची, उससे जो उन्होंने अपने फाइटर जेट और ड्रोन जो उनके हुए, उसमें ईरान का कहना है कि हमने उनके इतने ड्रोन जो है तबाह कर दिए, उनको हमने गिरा दिए। तो ये सब बातें, लेकिन ये प्रतिक्रिया अभी दोनों तरफ से नहीं है कि कितने ड्रोन गिरे हुए हैं, कितने फाइटर जेट जो है उनके गिराए गए। ना तो ईरान ने कुछ ऐसा कुछ कहा और ना ही अमेरिका की तरफ से। तो सत्यता कितनी है वो अभी समय आने पर सब पता लग जाएगा। यानी कि पोल जो है वो खुलते टाइम नहीं लगता है। जैसे 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 वहां की प्रतिक्रिया, वहां का जो लोग हैं वो जैसे जैसे वहां की पोल पट्टी खोलेंगे वैसे वैसे खुलासे होते जाएंगे। दर पर दर जो है उनके धागे खुलते चले जाएंगे। तो सोचिए, क्या ईरान इस समय वाकई में ऐसे कगार पर आ चुका है जिसका साथ अब कोई नहीं। रूस में भागने की जो बात हो रही थी वहां भी वो नहीं गए। रूस ने भी क्या उनको नकार दिया है? ट्रंप उनके ऊपर अटैक करने की बात कर रहे हैं। वहीं वहां की जो जनता है वो खामेनेई को बर्दाश्त नहीं कर रही। आखिर ईरान में होना क्या चाहता है? यानी वहां पे क्या कुछ बड़ा हादसा होने का जो इंडिकेशन जो स्टार्टिंग से दिया जा रहा है, उससे क्या वाकई में जनता का गुस्सा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा? खामेनेई को अब बर्दाश्त करने की हद उन्होंने पार कर दी। अब खामेनेई को वो वाकई में वहां से, ईरान से बिल्कुल सफाया करना चाहते। उनका सत्ता जो है वो बिल्कुल अब वहां से साफ होना है। अब खामेनेई जो है वो जो बड़े बड़े जो ऐलान करते थे, बड़े बड़े जो वादे किए थे, वो सब उनके टाइम फिस हो चुके हैं। आखिरकार खामेनेई के दिन पूरे हो ही गए। तो क्या अब ईरान पर हमले की नई तैयारी शुरू हो गई है? क्या अमेरिकी एयरक्राफ्ट जो करियर को तबाह कर देने की जो धमकी ईरान दे रहा है वो कहां तक सही है? क्या वाकई में उनके एयरक्राफ्ट को ईरान जो है पूरी तरीके से तबाह कर ही मानेगा, या फिर वही है कि बड़ बोले जो वो बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी तरीके से इस बार भी उनकी बात जो है वो वही साबित होगी। यानी कि जो वो बोलते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ बोलते ही हैं। क्या पाकिस्तान से आए लोगों ने ईरान में भड़काई हिंसा? ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा। कहां से आए अमेरिकी हैंड ग्रेनेड और हथियार? 25,000 लोगों की जो मौतें हुई है उसका जिम्मेदार क्या आर्मी, पाकिस्तान का आर्मी? क्या इतना जो बड़ा हादसा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है और कौन इसको आग लगा रहा है?
यानी कि उनका गुस्सा महंगाई की वजह से है, जो ईरान के लोग का कहना है। ईरान में जो हो रहा है वो आम लोगों का गुस्सा नहीं, बल्कि ये तो एक साजिश भी समझी जा रही। कुछ लोग प्रदर्शनकारियों में घुसते हैं तो और कुछ लोग जो हैं वो आग लगाने का कार्य करते हैं और फायरिंग करते हैं। फिर जो है वो शहर की शहर पूरा बाजार जला देते हैं, हॉस्पिटल पर हमले करते हैं। तो ये वहां की जनता अपने ही पैर पर तो कुल्हाड़ी मार नहीं सकती कि अगर कोई हादसा हो जाता तो वो हॉस्पिटल में कैसे जाएंगे, अगर वो उनकी अपनी दुकान है तो उसको वो खुद अपने हाथों से कैसे जलाएंगे। तो अपनी ही रोजगार पर वो अपने ही हाथों से क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो ये साजिश वाकई में किसी और की है, यानी कि दो लोगों की लड़ाई, तीसरा इसका फायदा उठा रहा है। वो हर जगह होता है, हर घर में होता है, हर देश में होता है, हर स्थान पर होता है। और वो चाहे घर से लेकर बाहर तक हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, हर इंसान जो है वो फायदा उठाता ही है। कमजोरी जहां पे वो वीक पॉइंट जहां से मिलता है वो उसका फायदा उठाना स्टार्ट करता है। आज ईरान की दशा भी वही हो चुकी है, यानी कि कमजोरी का फायदा जो है वो वहां की जनता तो त्रस्त थी, इसका फायदा कोई और उठा रहा है। और ये क्या वर्ल्ड वार में ही बदल कर रहेगा, तभी ये उनको शांति मिलेगी। वो नजारा तो तब खतरनाक लगा जब वहां से ईरान से लौटे थे भारतीय। तेहरान के विरोध प्रदर्शन पर क्या क्या उन्होंने बातें बताई, यानी ईरान से दिल्ली जब आई 2 कॉमर्शियल फ्लाइट्स, तो उसमें ये बताया गया कि वहां से जब वो अपने वतन को लौटे तो वहां वो सारे लोग यानी कि इतने दहशत में थे कि लोगों ने सरकार के सहयोग को धन्यवाद किया कि वाकई में जो सरकार कहती थी कि हम अपने भारतीयों पर, हम किसी भी समय अपने भारतीयों पर कोई समस्या नहीं आने देंगे और उनको हर हाल में हम उनको बचाएंगे। तो ईरान के जो सुप्रीम शासक खामेनेई है के खिलाफ जो मुल्क में हिंसा विरोध जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें विदेशी नागरिकों की चिंता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। विदेशियों में भारत के नागरिक जो थे उनको इस बीच, यानी ऐसे माहौल के बीच, उनको 2 कॉमर्शियल फ्लाइट देर रात तक यानी कि दिल्ली में जब लैंड हुई तो ईरान से वतन में जब आए लोगों के उसमें बड़ा ही उत्साह था और उनकी दहशत कम थी। तो इसमें रेस्क्यू जो ऑपरेशन जो था उसका हिस्सा नहीं थी। ये भी बताया जा रहा है कि जो ईरान से दिल्ली आई थी 2 फ्लाइट्स कॉमर्शियल थी, ये नियमित उड़ानें जो थी वो किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा नहीं माना गया है कि ये नहीं थी। हालांकि भारत सरकार जो है वो पहले ही कह चुका है कि अपने नागरिकों को हम सुरक्षा के लिए किसी भी वक्त पूरी तरह तैयार हैं और साथ ही ईरान की यात्रा न करने की चेतावनी भी दी गई है। सोचिए, वहीं पर कौन है ऐसा इरफान सुल्तानी जिसको ईरान में पहले ही फांसी की सजा सुनाई गई थी और बाद में उसको रोक दिया गया। तो इरफान जो सोलंकी है वो आखिरकार इसमें यहाँ क्या रोल है। तो ईरान में हो रहे जो विरोध प्रदर्शन में के बीच एक शख्स को की जो मौत की सजा जो सुनाई गई थी, इस शख्स का नाम इरफान सोलंकी है। उसने पूरे परिवार, उनके परिवार और मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि इरफान को बताया गया है कि उन्हें फांसी हो सकती है और फिर बाद में 26 साल के इरफान सुल्तानी जो है वो तेहरान के पश्चिम में स्थित फारदिस शहर से गिरफ्तार किए गए थे। कुछ दिनों बाद अधिकारियों ने उनके परिवार को बताया कि उनकी फांसी जो है वो होनी है और उसके बाद ही सजा आती है कि अब उसकी सजा को रोक दिया गया, अब उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी। तो नॉर्वे में स्थित कुर्द जो मानवाधिकार समूह हैंगा ने ये बात बताई है कि ईरान की न्यायपालिका ने उनकी सजा जो है वो अब नहीं देगी, मौत की सजा। तो इस तरीके से वहां पे बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। अदालत ने कानूनी फैसला आता है तो कानून के हिसाब जेल की सजा है और इस तरह के आरोपों के लिए कानून में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है अगर मुकदमे के दौरान सुल्तानी पर आरोप साबित हो जाता है। न्यायपालिका ने सीधा सीधा ये जवाब दे दिया है, यानी कि अगर ईरान की में जो इरफान है उनको सजा तभी दी जाएगी जब पूरी तरीके से पूरा उनको एविडेंस मिल जाएगा। ईरान की सरकार ने इंटरनेट जो था वो पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इरफान जैसी स्थितियों में फंसे दूसरे जो लोगों को भी जानकारी मिलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में उन्होंने क्या किया कि विरोध प्रदर्शनों की तुलना जो है वो बड़ी तेजी से हिंसा में बदलती गई और उसको जो है दबा भी दी गई कि हाँ कि लोगों तक इसकी खबर ना पहुंच पाए। तो इरफान सुल्तानी केवल
उसमें जो विरोध हो रहे हैं उसके खिलाफ हैं। इस वजह से वहां पे उनको फांसी की सजा की बात कही गई है। और भी लोगों ने क्या बातें बताई हैं कि उनकी जो बहन है वो वकील भी हैं। उसके साथ साथ क्या वाकई में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बेवजह किसी को फांसी देना या हत्या करना ईरान के लोग बंद करें, कहां तक सत्यता है? क्या वाकई में इरफान सुल्तानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? वहीं पे अमेरिका ने भी जिस F-14 को कर दिया था रिटायर, वह ईरान कैसे उड़ा रहा है सोचिए। तो अब उसमें भी कुछ ना कुछ तो है लॉजिक। तो यूएस ने नहीं दिया पार्ट्स तो निकाल दिया जुगाड़ा कि अब क्या है कि जब उसमें यूएस को से उन्होंने मदद मांगी, उन्होंने उसके पार्ट्स नहीं दिए तो उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकाल लिया। अब वो टेम्परेरी हो या फिर वाकई में उनके यूजफुल हो। तो अमेरिका और ईरान आज जो है वो कट्टर दुश्मन है, लेकिन ईरान के पास मौजूदा जो F-14 ट्रामकैट फाइटर जेट जो है वो दोनों देशों की पुरानी दोस्ती याद दिलाता है। वहीं 1970 के दशक में शाह के शासन के दौरान अमेरिका ने ईरान को यह उन्नत लड़ाकू विमान बेचा था, जिसमें 1979 को इस्लामिक क्रांति के बाद ही रिश्ते जो थे वो टूट गए और अमेरिका स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रोक दी गई। और इसके बावजूद भी ईरान ने अपने F-14 विमानों को बचाए रखने के लिए जुगाड़ आखिरकार निकाल ही लिया। अमेरिका और ईरान आज चाहे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, लेकिन ईरान के पास मौजूदा एक लड़ाकू विमान जो है वो दोनों देशों के पुराने रिश्तों को याद दिलाता ही है। और उसके साथ साथ F-14 जो टॉमकैट, जिसे कभी अमेरिकी जो नौसेना के शान और माना जाता था, आज वही उनकी शान बनी हुई है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका खुद इस जेट को कब रिटायर कर चुका है, तो फिर ईरान के पास वो विमान कैसे पहुंचा और आज इसकी हालत क्या है? इसकी कहानी 1970 के दशक से जुड़ी हुई है। उस समय ईरान अमेरिका का करीबी जो है वो सहयोगी था। देश पर शाह जो थे रजा पहलवी, जिसको इस समय फिर लाना चाहते हैं खैमेनी को हटाकर, वही जो जनता थी जो पहले उनको हटाने की मांग कर रही थी, उसके लिए प्रदर्शन किया। आज वही जनता जो है मोहम्मद रजा पहलवी यानी कि उनको फिर से लाने की बातें कही गई रही कि वही फिर से हमारे यहाँ राज करे और खैमेनी को वहां से निकालने की बात करे। तो अब शासन की जो बात हो रही वो रजा पहलवी से की ही है, यानी पहलवी वंश फिर से आना चाहिए। अमेरिका यानी कि यहाँ जो था कि पहलवी से देश भर में पहलवी से ही इनका ये F-14 का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अमेरिका उन्हें मध्य पूर्व में सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत साझेदारी मानता है। इसी रणनीति को यानी कि अमेरिका ने ईरान को कुल यानी कि 79 F-14 टॉमकैट फाइटर जेट बेचे थे। और ये कोई सामान्य हथियार जो था वो नहीं सौदा था, बल्कि ये F-14 जो था उस दौर पर का सबसे एडवांस और खतरनाक लड़ाकू विमान माना जाता था कि ये जो विमान है इससे खतरनाक कोई विमान हो ही नहीं सकता, जिसे अमेरिका ने आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर सुरक्षा के लिए ही इस्तेमाल करता था। सोचिए, इतना उनके लिए प्राइवेसी थी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज आखिर ईरान के हाथ कैसे लग गई? क्या थी F-14 की ताकत? F-14 की सबसे बड़ी जो ताकत थी उसका शक्तिशाली रडार और लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली जो AIM-54 जिसको कहा गया फिनिक्स मिसाइल थी। और वही मिसाइल थी जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मनों और विमानों को निशाना बना सकती थी। F-14 का जो मूल्य, जो उद्देश्य, जो उसका ऑब्जेक्ट माना जाता है वो दुश्मन के बम वर्षक विमानों को इतनी दूरी पर भी खत्म कर देती थी जिससे वह अमेरिका के नौसेना जहाजों तक पहुंच ही ना सके। ऐसा था। तो जब ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया 1979 को, ईरान की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाह पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। उसके बाद आयतुल्ला रूहुल्लाह खमेनी को नेतृत्व में यानी नया शासन बनाया गया और उनका शासन शुरू हो गया। आज वही शासन उनका हटाने के लिए प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से पहलवी को हटाने के लिए प्रदर्शन हुए थे, आज उनको भी हटाने के लिए प्रदर्शन। इसके साथ ही अमेरिका और ईरान की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए, सैन्य जितने सहयोग खत्म कर दिए गए। F-14 के लिए जरूरी जो स्पेयर पार्ट्स की जो आपूर्ति होती थी वो पूरी तरीके से रोक दी गई।
तो सोचिए कि F-14 विमानों को खोलकर उनके पुर्जे निकालने शुरू किए ताकि बाकी विमानों को उड़ाने लायक रखा जा सके। इस प्रक्रिया को सैन्य भाषा में कैनिबलाइजेशन भी कहा जाता है। यानी ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई जब उन्होंने आधुनिक यानी कि लड़ाकू विमान तो थे, लेकिन उन्हें उड़ाए रखने के लिए जरूरी तकनीकी और सहायता और पुर्जे नहीं थे। लेकिन वेनेजुएला जैसे देश के जो उदाहरण से अलग ईरान ने इस स्थिति में सबक लिया और अपनी वायु रक्षा को बचाने के लिए कठोर फैसले लिए और उसने अपने ही कुछ F-14 विमानों को खोलकर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और उसको उड़ने लायक बना ही दिया और उससे वो अपना कार्य शुरू कर दिया। तो तुलना जो थी वो काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन सुनहरे अवसर जो थे इस दौर में उनका साथ दे ही दिया। अब उनके F-14 वो कितना सही है, उड़ने की कगार पे हैं भी या नहीं है, ये आंकड़े अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन ये जो बात आई है कि वो पुरानी को नया बना रहे हैं, नए मॉडर्न तरीके से उसको तैयार कर रहे हैं पुर्जे निकालकर, ये बात वाकई में क्लियर है। दिलचस्प बात तो ये है कि F-14 ने असली जंग में भी अपनी ताकत साबित की थी। 4 जनवरी 1989 में यानी कि लीबिया के तट पर अमेरिकी नौसेना के दो जो F-14A विमानों ने 2 लीबियाई MiG-23 फाइटर जेट्स को मार दिया था। एक विमान को यानी कि AIM-7 मिसाइल से दूर, दूसरे को AIM-9 हिट सीकर मिसाइल से गिराया गया था। उसके साथ साथ यही घटना F-14 की जो बताई जा रही वो खतरनाक छवि को हमेशा के लिए दर्ज कर गई। यानी कि ये जो हुआ था वो वाकई में बड़ा खतरनाक था, लेकिन इसको हल्के में लेने की वजह से अब वो कितना भारी पड़ रहा है अब ये समझ में आ ही गया। ईरान के माइंड में इतने खुरापाती जो ये कुतर्क हैं ये आते कहां से हैं? आखिरकार खमेनी इतना बड़ा खेल कैसे जाते हैं ऐसी कंडीशन में जहां लोग वहीं के प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके विरोध में है, फिर भी उनके पास नया जो है वो आइडिया आता कहां से है? कौन इनको इस तरीके से आइडिया देकर उनका उत्साह बढ़ा रहा? खमेनी आखिरकार भागने की जो जुगाड़ में थी, लेकिन अब इस समय फिर से वो ट्रम्प से भिड़ने के लिए क्या तैयार हैं या फिर कुछ और होने वाला है? तो अब जो वहां की जनता कह रही है और भारत अपने वतन में आए भारतीय लोगों ने जो वहां की कहानी बताई कि वहां क्या क्या चल रहा है, उससे तो वाकई में दहला ही देगा लोगों को कि हाँ क्या ईरान करना चाहता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।